हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के अंदर 2019 का पहला पेपर। इससे पहले आपके एफकेड के मैथ के और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर वहां पे आपको मिल जाएंगे एफकेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अभी मैं आपको ईयर वाइज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे टॉपिक वाइज, तो सिर्फ परसेंटेज मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाया हुआ है। जितने भी एफकेड के पेपर हुए हैं अभी तक, सभी के परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हैं। बट आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ईयर वाइज क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एफकेड की रीजनिंग के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने हैं, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जब आप इसके अपलोड सेशन, वीडियो सेशन और प्लेलिस्ट सेशन में जाएंगे, तो वहां पर ये आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं फिरदौसी बैच की। फिरदौसी बैच के अंदर आपका ए टू जेड अर्थमेटिक करवाया गया है, जिसके अंदर बेसिक टू हाई लेवल हर एक टॉपिक के बारे में, बेसिक क्वेश्चन, उसके शॉर्टकट क्वेश्चन, कैसे आपको शॉर्ट अप्रोच बनानी आनी चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगता, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगर आपका एग्जाम सी सेट का, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एफकेड कोई भी एग्जाम है, तो आप यहाँ से अर्थमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एफकेड के लिए रीजनिंग का कोर्स फ्री है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे सेशन अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा मैथ का एफकेड का कोर्स है 2022 का सेकंड पेपर का, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एफकेड का जीके का पेपर है, इसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एफकेड के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लेलिस्ट में आपको यूपीएससी सी सेट के और यहाँ पे पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर के और एफकेड का कोर्स और सीएपीएफ का कोर्स, पंजाब के और एग्जाम, या फिर अगर मैं सीडीएस प्रीवियस ईयर की बात करूं, इंटेलिजेंस प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो ऐसे काफी सेशन अवेलेबल हैं। कोई भी सेशन फॉलो करके आप अपने पेपर की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मान लो आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई प्लेलिस्ट में कोई बात नहीं पता चल रही, या कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह गया, या फिर आपको कोई और कंसेप्ट सीखना चाहते हो, या किसी पेपर के बारे में पूछना चाहते हो कि इस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो वो सारी चीजें डिस्कशन के लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक लिंक आएगा, उसको आप ग्रुप के अंदर जाकर वहां पे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करेंगे बलविंदर लाइव, तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, जहां पे मेरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम के ऊपर बलविंदर लाइव अगर आप ग्रुप लिखोगे, तो मेरे चैट बॉक्स में आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहां पर आप भी अपना कोई डाउट सेंड कर सकते हैं, मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। कार ए इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट, क्रिएटिंग एन एंगल 42 डिग्री to north, and car B is traveling towards southwest at 80 km per hour, creating an angle 48 degree to south. Both started from same point. Find the distance between A and B after 1 hour. वीडियो को पॉज करके आपने, जैसे अभी ये वीडियो चलेगी तो कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे सीखना होगा कि एक मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा और वेस्ट ये होगा, ईस्ट ये होता है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो मतलब यहाँ से वो इधर को जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्थ को ऐसे रफली सा ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ है, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे इधर को जाने लगा, तो उसने बोला हुआ है कि 42 डिग्री उसने नॉर्थ के साथ एंगल बनाया है। तो एंगल हमारे पास ये वाला जो होगा नॉर्थ के साथ, ये 42 डिग्री आएगा। और दूसरा पर्सन है, उसने 48 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे, साउथ के साथ नहीं होगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट में जाएगा वो, और साउथ के साथ। ओके, तो साउथ वेस्ट मेरे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में आया है, और ये वाला एंगल आपके पास 48 डिग्री का बनाया है, क्योंकि ये आपके लिए साउथ होगा, ये आपके लिए नॉर्थ होगा। क्लियर। और यहाँ पर अगर दोनों की स्पीड की बात करें, तो एक पर्सन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में वो कितना चला जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर पॉइंट बोल दूं, ये मेरे पास ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए से लेकर बी तक की दूरी 60 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगा। दूसरे पर्सन की स्पीड है 80 किलोमीटर एक घंटे में जाने की प्रक्रिया, तो दूसरे की स्पीड हमारे पास 80 किलोमीटर होगी फिर। और आपसे एक घंटे के बाद यहाँ पर ये वाली दूरी पूछी गई है, तो हर एक बच्चे को पता है कि ये अगर 42 डिग्री है, ये आपके पास 48 डिग्री है। हमें पता है ये पूरी लाइन जो होती है, ये हाफ सर्कल वाली, ये 180 डिग्री अगर इधर होगा, तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो 42 एंड 48 कितना हो गया, 90। तो ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का बच गया होगा। तो इस 90 डिग्री को मैं यहाँ पे साइड में निकाल के आपके बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर ये 90 डिग्री है और इसके ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पर बी और सी पॉइंट है, और ये हमारे पास ए पॉइंट है, अगर ये 60 किलोमीटर है और ये मेरे पास 80 किलोमीटर है, तो बीसी हम कैसे निकालेंगे अगर 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या बोलेगी आपको,
60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 100 किलोमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जिसको नहीं पता है पाइथागोरस वो लिखना चाहे तो लिख सकता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। कब? जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। Average age of n student who promoted in class 8 is y. The three more student including in class whose age is y minus 1, y minus 2, y plus 3 years. Find the average age when they promoted in the class 10th. तो 10th क्लास में इनकी यहाँ पे एज क्या होगी ये आपसे एवरेज एज क्या होगी ये पूछा गया है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को एवरेज का शॉर्टकट पता होना चाहिए। वैसे शॉर्टकट मैंने सारे के सारे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एवरेज की क्लास फिरदौसी में करवाए हुए हैं। उससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में शायद ही क्वेश्चन आएगा, तो सारे क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक बार वो 2-3 घंटे की वीडियो है, तो जाकर आप उसको देख सकते हैं फिरदौसी बैच के अंदर। क्लियर? या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, फिरदौसी एवरेज लिखोगे तो भी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आज सब स्टूडेंट को इतना बता देता हूँ कि क्लास अगर मेरे पास यहाँ पे 8 है तो उनकी एवरेज मेरे पास कितनी है यहाँ पे y। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्लास 8th की बात करेंगे तो उनकी एवरेज हमारे पास है y। हमें यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगाना चाहता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, तो इससे भी आंसर आपका आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। क्लियर? बट आप सभी बच्चों को ये मैंने शॉर्टकट में समझाया था कि जो हमारे पास अगर 10th क्लास में आएंगे तो यहाँ पर एक साल 9th में आते हुए, एक साल आपका 10th में आते हुए, तो एवरेज अगर y ईयर्स है तो उसमें हर एक यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे, मान लो 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट को एक एक साल का इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि एक साल तो सभी का बढ़ेगा। मान लो 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट का एक एक का इंक्रीमेंट होगा। ऐसी 8 से 10 आते आते हर एक स्टूडेंट को 2 साल का इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास ईच पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वही डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे एवरेज के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो 10वीं में 10th क्लास में इनकी एवरेज आपके पास y+2 आई होगी। क्लियर हो गया? आई होप सब स्टूडेंट को इतना सा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो 3 पर्सन हमारे पास न्यू आए हैं ये भी ऐड हो चुके हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कि सबको मैं अगर ऐड करूंगा, क्योंकि एवरेज क्या होती है मेरे पास यहाँ पे सम यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, मेरे पास यहाँ पर इतना आएगा, सम डिवाइड बाय नंबर। अब यहाँ पर 1 2 3 पर्सन है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, ये आपके पास इससे कट जाएगा। और 3 आप y डिवाइड बाय 3 है तो इनकी जो न्यू एवरेज है वो आपके पास यहाँ पे y आई है। मतलब यहाँ पर 3 स्टूडेंट यहाँ पर और होंगे जो यहाँ पे उनकी एवरेज भी y है। तो भैया अगर उनकी एवरेज भी y है और इसकी एवरेज भी y है तो हमारे पास कंबाइन एवरेज क्या हो जाएगी, y ही होगी। और इसके ऊपर भी आपका 2-2 साल का इंक्रीमेंट आएगा डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे। तो न्यू एवरेज आपके पास यहाँ पे y+2 होगी। मान लो अब आपको ये क्वेश्चन पता है कि हमने कैसे किया था, मान लो आपको शॉर्टकट सारे समझ आ गए, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ये लिखोगे कि आपके पास यहाँ पे न्यू पर्सन की एवरेज कितनी है, डिवाइड बाय 3 करके न्यू पर्सन की एवरेज y है और इसकी भी y है। तो कंबाइन एवरेज कितनी हो जाएगी मेरे पास 8th क्लास की y हो जाएगी। और 10th क्लास में कितनी एवरेज चाहिए हमें, 2 साल का इंक्रीमेंट। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। ये तभी कर पाओगे जब आपको ऐसे वाले शॉर्टकट याद है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। Difference between two station X and Y is 500 km. One train started from X moved toward Y with a speed 20 km per hour. Another train moved toward X from Y with a speed of 30 km per hour. What is the distance of them where both train cross each other from the point X? तो यहाँ पे इनका आपके पास डिस्टेंस है वो पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको ट्रेन्स वाला चैप्टर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एफकैड की तो हर साल पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ट्रेन का कंसेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ, इसको नोट करना चाहो कर सकते हो। और एक आपके पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और ट्रेन से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एफकैड के अंदर। ठीक है, बिटवीन टू स्टेशन हमारे पास एक्स और वाई हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स और वाई के बीच की जो दूरी हमारे पास है वो यहाँ पे 500 किलोमीटर की है। और जो x से y की ओर चलती है उसकी स्पीड हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर है। और y से x की ओर चलती है उसकी स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है। पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर फ्रॉम पॉइंट x। मतलब यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट कब होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि मीटिंग पॉइंट के लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। और हम सब बच्चों को ये याद होगा यहाँ पे कि टाइम क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अगर यहाँ पर ये दोनों की स्पीड की बात करूं, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इनकी स्पीड हमारे पास यहाँ पर आएगी 50।
तो 50 से कट करेंगे तो 10 घंटे लगेंगे टोटल इसको यहाँ से यहाँ तक आते हुए और इन दोनों को यहाँ पे मीट करते हुए। बट 10 घंटे नहीं पूछा उन्होंने ये पूछा कि x से कितनी दूरी है, तो x वाला भी यहाँ पे 10 घंटे चला होगा, ये भी 10 घंटे चला होगा। तो टाइम इनटू अगर मैं यहाँ पे स्पीड करूंगा तो x वाला सिर्फ 200 किलोमीटर ही कवर करेगा, मतलब यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी के बाद ये एक्सीडेंट होगा या फिर इनका क्रॉसिंग पॉइंट होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। बाकी इसके शॉर्टकट भी है कि अगर आपके पास टाइम सेम होगा तो स्पीड की रेशो आप ऐसे करके बनाना चाहते हैं, उससे भी आंसर आपका डेफिनेटली आ जाएगा। मैं बता ही देता हूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम सेम होगा तो स्पीड की रेशो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की रेशो बन जाती है। तो स्पीड हमारे पास है यहाँ पर 20 और 30, तो इनकी रेशो हमारे पास 2:3 बनेगी। तो जो रेशो स्पीड की है वही आपकी डिस्टेंस की बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस है 5 की वैल्यू आपको 500 गिवन है। कब आएगा 100 का मल्टीपल, तो इनको भी आप 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो इधर वाला 200 किलोमीटर जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच। The average of the first 7 month is 1.1 less than the average yearly rainfall। इससे मतलब 1.1 कम होगा। Rainfall of the other 4 month is 20.3। What is the average rainfall of the last month। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एवरेज होता है मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर और सम होता है मेरे पास यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ने से पहले मैं सब बच्चों को बोल दूं कि हम इस चीज का यूज करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे 2.7 जो इंच हमारे पास एवरेज यहाँ पे मंथली हुआ है, तो ये आपके पास किसका पॉइंट है, ये आपके पास ओवरऑल पॉइंट है। ठीक है, किसका, यहाँ पे ओवरऑल सभी मंथ का। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 2.7 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आपके पास यहाँ पे 12 महीने का सम आ जाएगा। और 12 महीने के सम के बाद अगर मैं 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं 2.7 माइनस 1.1, तो क्या हर एक स्टूडेंट समझ पाएगा कि ये मेरे पास यहाँ पे नंबर थे, ये इनकी एवरेज मेरे पास 1.1 कम है किससे, ईयरली रेनफॉल से। तो ईयरली रेनफॉल यहाँ पे इतनी थी तो उसी से मैंने कम कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे 7 मंथ का आ जाएंगे, 7 मंथ का सम आएगा। और जो लास्ट के 4 मंथ आपके पास यहाँ पे गिवन है, इनका यहाँ पे एवरेज गिवन नहीं है। काफी बच्चे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एवरेज गिवन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ 20.3 आएगा, ये ऑलरेडी सम ही गिवन था। तो क्या अगर मैं यहाँ पर 12 महीने में से माइनस कर दूं यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, 11 महीने को माइनस कर दूं तो क्या जो बचा हुआ लास्ट मंथ है वो आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको इक्वल करके यहाँ पे लास्ट वाले मंथ को हम एक्स लिख देंगे। ठीक है, आपको ये समझना था यहाँ पे कि जो मैंने एक्स लिखा है वो क्यों, क्योंकि अगर ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट मंथ होगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि यहाँ पर मेरे पास 12 में से ये 11 मंथ के सम को अगर मैं बाहर कर दूंगा तो भी तो वही आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ताकि हमें इनको ऐड करके माइनस करना है। क्लियर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। XYZ have some monkey in the ratio 4:3:8, 2 monkey run from X and 4 monkey run from Z, then the ratio become 3:3:8, how many monkey they initially had। तो they initially had how many monkey, तो इनको ऐड कर लो। यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए 15। तो आंसर क्या होगा आपका 15 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन पड़ा हुआ है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम अभी चेक करने वाले हैं। सबसे पहले देखो जो 2 मंकी है वो x से भागे हैं, 4 मंकी यहाँ पे z से भागे हैं। तो y तो सेम, y से तो नहीं भागे ना, तो y तो सेम होगा। वैसे भी यहाँ पे देखो y तो सेम ही है हमारे पास यहाँ पे, बट यहाँ पे z भी सेम हो गया तो गड़बड़ है। इसका मतलब रेशो में गड़बड़ है। तो आप इसको यहाँ पे शॉर्टकट वॉटकट के ले जाने की मतलब से मत बढ़े आगे, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ x और y की बात कर रहा हूँ। ठीक है, x की रेशो मेरे पास 4:3 है, बाद में रेशो 3:3 हो चुकी है। तो हर एक स्टूडेंट सोच के देखो, मैंने जेड को यहाँ पे नहीं लिखा, क्या मैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 4, यहाँ पे इसके साथ मैं कोई वेरिएबल लगा लेता हूँ a, 4a/3a, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता तो a मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। और x वाले में से 2 पर्सन यहाँ पे भाग चुके हैं, 2 मंकी भाग चुके हैं, y वाले तो सेम ही है। और ऐसे करने से इनकी रेशो 3:3 बन गई है। तो यहाँ पर a आपके, यहाँ पर जो a हमारे पास है इसको ऐसे रखेंगे, 3 आपके पास इससे कट जाएगा और यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 3a। सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा a की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे 2। क्लियर। अगर a की वैल्यू मेरे पास 2 आई है तो हम बोल सकते हैं कि x y और z की अगर रेशियो पूछो तो हमारे पास 4a 3a
और जेड मेरे पास यहाँ पे यही होगा 8a। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 15 ऑफ ए, और ए की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो स्टार्टिंग में इसके पास 30 यहाँ पे इनिशियली मंकी होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। A is 5 times efficient as of B. A complete a piece of work in 60 days less than B. How many time will they take individually? तो अकेले अकेले कितने दिन में काम खत्म करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। A को B से 60 दिन कम लगते हैं, तो यहाँ पे देखो इनका गैप आपके पास 60 यहीं पे है, बाकी के अंदर कहीं पे 60 का गैप ही नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा ना। फिर ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट मान लेते हैं आपसे ऐसा नहीं आता कि सभी में 60 का गैप आ गया फिर, या फिर ऐसे पूछ ले जाए कि ए अकेले का टाइम बताओ, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? जो ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे 5:1 गिवन है, तो अगर ये एफिशिएंसी है तो यहाँ पे टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 1:5। क्लियर? तो यहाँ पे टाइम जो होता है इसका उल्टा होता है, ये आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया गया है। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के डिफरेंस की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, और यहाँ पे ये टाइम का डिफरेंस 4 है, और एक्चुअली में गिवन कितने? 60 डे। अगर 4 की वैल्यू 15 होगी तो एक की, अगर 4 की वैल्यू 60 होगी तो एक की वैल्यू 15 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 75 हो जाएगी बाय यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे 15 और 75 दिन लगने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A man bought a watch and pen drive at 1564 each, and one sold of 23% profit and other sold for 23% loss. What is the overall profit or loss percentage? काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जो उसने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो बाय उसने एक वॉच किया और एक पेन ड्राइव किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच। ईच का मतलब है बाय करने का मतलब है सीपी, ईच का मतलब है दोनों का यहाँ पे सेम सीपी रहा होगा, तो सीपी सेम होगा फिर। ठीक है? अगर आपको यहाँ पे मैं बोल दूं चलो सीपी आप में से इतना रखना चाहते हो आप रख सकते हो, बट सीपी आप यहाँ पे 100 मान लो अभी के लिए। ठीक है? सीपी अगर 100 है तो एक ने 23% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर 23 के ऊपर बेच दिया, तो उसका एसपी क्या होगा? 123 होगा फिर। और दूसरा वाला पर्सन जो था उसने 23% लॉस के ऊपर बेच दिया, तो 100 के बदले में 23% लॉस के ऊपर बेच दिया, तो 2300 में से हम 23 को कम कर लेंगे तो 77 का बेचेगा। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 200, और टोटल एसपी कितना हो गया? 200। तो अगर सीपी 200 है, एसपी 200 है, तो कोई प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो लॉस और जीरो प्रॉफिट होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 23% प्रॉफिट और 23% लॉस आ जाएगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 23 का स्क्वायर बाय 100 वाला शॉर्टकट लगाते हैं। वो शॉर्टकट कब लगता है और क्यों लगता है, उसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस सीखना पड़ेगा। इस कंडीशन में नहीं लग रहा, आपके सामने क्वेश्चन है, सीपी आपका सेम है तो नहीं लगेगा, अगर एसपी सेम होगा तो लग जाएगा। ठीक है? तो ऐसी सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस के मैंने करवाए हुए हैं फिरदौसी बैच में, वहां से आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। A and B earn in the ratio 2:1. They spend in the ratio 5:3. Save in the ratio 4:1. If the total monthly saving is this, find the monthly income of B. तो B की मंथली इनकम क्या होगी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है वो क्या होती है। या तो आप उसमें से एक्सपेंडिचर करोगे या फिर आप सेविंग करोगे। मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो एडिशन होता है वही इनकम होती है, इसके अलावा इनकम का कोई रोल नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको सभी स्टूडेंट को बोलूं कि उन्होंने स्पेंड यहाँ पे इतने किया और उन्होंने सेव कितने किए हैं 4:1 में, तो अगर यहाँ पर ए और बी और इनकी रेशियो है 4:1, तो टोटल हो गया मेरे पास 5। मैं सेविंग की बात कर रहा हूं अभी, और 5 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने 5000 यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू 5000 है, तो 1 की वैल्यू 1000 और 4 की वैल्यू 4000 रही होगी फिर। और उसके अलावा आपको पता है अर्निंग का मतलब क्या होता है, उनकी इनकम है, तो इस इनकम को आप डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो में लिख सकते हैं 2x/1x। और आपको यहाँ से एक पॉइंट सीखना होगा कि इनकम में से अगर मैं यहाँ पे सेविंग को बाहर करूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इनकम में से यहाँ पे ए की सेविंग को मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे बी की सेविंग को बाहर कर दिया, तो इनकी जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है स्पेंडिंग की, वो मेरे पास यहाँ पे 5:3 आएगी। कुछ बच्चों को लगता है सर यहाँ पे आपने एक्स नहीं लिया, आप एक्स वाई जेड लो कुछ भी रख लो, वो आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है? अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज 6x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 12000 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5000। क्लियर? तो अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 7000 आएगी। अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने b की इनकम पूछा है, तो ये आप सारे बच्चे देखो b की इनकम मेरे पास 1x थी यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पर a को 2x रखा था, b को 1x ही रखा था,
तो अगर x को यहाँ पे रखेंगे तो 1 इंटू बी की इनकम आ जाएगी मेरे पास कितनी, 7,000। अगर ए की पूछ लेते तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7,000 कर लेते तो ए की इनकम आ जाती 14,000। उन्होंने बी का पूछा है तो बी आपके पास ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है इस क्वेश्चन के शॉर्टकट याद कर लेते हैं। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सारे शॉर्टकट बताए हैं, क्यों और कहां पे कब लगाने हैं और किस शॉर्टकट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कुछ बच्चे लगे हुए हैं इनके शॉर्टकट याद करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, फिर उनको गैप बराबर कर लो। इतना कुछ याद करने उससे बेहतर है आप अपने वोकैब के 2-4 वर्ड और याद कर लो, या फिर आप जीके, स्टैटिक जीके याद कर लो, क्योंकि ये जो आपको शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास गैप बराबर हो ना हो, सेविंग बराबर हो ना हो, एक के अंदर पैसे ऐड करें, दूसरे में माइनस करें, कुछ भी करें, बस यही लगने वाला है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट काफी बच्चे शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। शॉर्टकट उन क्वेश्चन का करना है जो कि पेट है, जो कि खराब नहीं होते, और एक क्वेश्चन का एक ही शॉर्टकट होता है, उसके 4-5 तरीके करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें, ठीक है। तो आई होप सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। व्हाइल सेलिंग ए बिजनेसमैन अलाउ 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, देयर इज ए लॉस ऑफ ए 30%। इफ इट इज सोल्ड एज द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मार्क प्राइस है वहां पे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। बट ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीपी की, तो यहाँ पे आपको लॉस या प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर मार्क प्राइस के ऊपर आपके पास 40% का डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस का 60% जो होगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, और सीपी के ऊपर आपको यहाँ पे 30% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अगर सीपी का मैं 30% का डिस्काउंट लूंगा तो सीपी का 70% भी क्या हो जाएगा, आपके पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर। तो आप यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एमपी डिवाइड बाय सीपी, जिसकी रेशो आएगी मेरे पास 7:6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी मेरे पास यहाँ पे 6 होगा तो एमपी मेरे पास यहाँ पे 7 होगा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि 6 की वैल्यू आप 7 रुपए की बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का, किसके ऊपर, इस सीपी के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 16/2/3%। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर एमपी के ऊपर थोड़ा बेचना है हमने, बट उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर वो सॉल्ट एमपी के ऊपर करेंगे तो 7 रुपए का ही बेचेंगे वो। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आपके पास 2/3 करके आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। The average salary of all staff in an office of a corporate house is 5,000. The average salary of the officer is 14,000. That of the rest is 4,000. If the total number of the staff is 500, find the officer. तो इस क्वेश्चन को आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर किसी को मिक्सचर एलिगेशन आता है उससे भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। काफी इसके तरीके हो सकते हैं अलग अलग, बट सबसे अच्छा तरीका क्या होगा हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का। अगर मैं ऑफिसर की यहाँ पे एवरेज सैलरी की बात करूंगा वो मेरे पास यहाँ पे 14,000 है, और जो रेस्ट वाले पीपल है उनकी सैलरी की बात करूंगा तो वो मेरे पास 4,000 है, और जो हमारे पास टोटल स्टाफ है उनकी एवरेज है 5,000, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्लियर। तो मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा मेरे पास 9,000, और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 1,000। क्लियर। तो इनकी रेशियो जो भी हमारे पास आएगी वो हमारे पास डायरेक्ट रेशियो आएगी यहाँ पे नंबर्स की, जिसको बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन। क्लियर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ऑफिसर कितने, स्टाफ अगर 500 होगा तो 1 एंड 9 कितना हो गया, टोटल मेरे पास 10, और 10 की वैल्यू जो स्टाफ की है वो आपके पास 500 गिवन है। कब आएगा 50 का मल्टीपल, तो इसको 50 का और इसको भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। उन्होंने ऑफिसर पूछा हुआ है तो ऑफिसर वाले ऑफिसर के नीचे होंगे, तो यहाँ पे ऑफिसर कितने रहे होंगे, 50। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 60% of the cost price of an article is equal to 50% of its selling price, then the percent of the profit and loss percent। ये पूछा गया आपके पास सीपी के ऊपर। सबसे पहले आप ये देखो कि 60% का जो सीपी है वो हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 50% के एसपी के ऊपर। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और यहाँ से सीपी डिवाइड बाई एसपी लिखेंगे तो वो आएगा मेरे पास 5/6, जिसको आप यहाँ पे सीपी रेशो एसपी बनाकर भी ऐसे लिख सकते हैं 5/6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, सीपी के ऊपर हुआ है, और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे 20% प्रॉफिट का होगा। याद रखें कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे कि 6 रुपए की आइटम 5 की बेच रहे हैं, तो ये आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा।
इक्वालिटी से अगर मैं करूंगा तो गलत होगा, रेशो से आप हमेशा कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। There are in all 10 balls, some of them are red and other are white. The average cost of the balls is 28, average cost of the red ball is 25, average cost of the white ball is 30. Find the white ball. तो ये आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट मिक्सचर एलिगेशन से करवाऊंगा आपको। जो रेड बॉल हमारे पास यहाँ पे गिवन है उनकी एवरेज है हमारे पास 25, और जो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बॉल है उनकी एवरेज है 30। व्हाइट और रेड की कंबाइन एवरेज है मेरे पास 28। तो मिक्सचर एलिगेशन बोलेगा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखें, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखें, जो इनकी रेशो आएगी उसी के वो आप कंपेयर करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा इन रेशो की वजह से 5, और उसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास 10, क्योंकि नीचे जो भी रेशो आएगी वो नंबर की आएगी अगर आप ऊपर एवरेज से कंपेयर करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए आपको फिरदौसी बैच के अंदर एवरेज चैप्टर लगाना पड़ेगा, मिक्सचर एलिगेशन लगाना पड़ेगा, वहां पर ये सारा समझाया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास 5 की वैल्यू, तो ये आपके पास क्वेश्चन वालों ने 10 बॉल्स में गिवन कर रखी है, तो कब आएगा 2 का मल्टीपल। तो इसको भी आप यहाँ पे 2 का मल्टीपल करेंगे। उन्होंने यहाँ पे व्हाइट बॉल पूछा हुआ है तो व्हाइट बॉल ये रही, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे वाली व्हाइट बॉल कितनी आ जाएंगी 6। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। Either 8 men or 17 women can paint a house in 33 days. The number of days required to paint such house by 12 men, 24 women by working at the same rate. सबसे पहले जब आपके पास और लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 8 men या फिर 17 वुमेन। क्लियर, तो इसका मतलब ये इक्वेट हो चुके हैं। बट पंगा ये है कि ये इक्वेट कैसे हुए, इसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न जो है यहाँ पे इसका समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि m1 t1 डिवाइड बाय w1 इज इक्वल टू m2 t2 डिवाइड बाय w2, दैट इज कॉल्ड ए चेन रूल। यहाँ पे m हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है तो वो 8 मैन गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 मैन मल्टीप्लाई बाय इनका टाइम कितना है यहाँ पे 33 डेज, और कोई ना कोई ये काम कर रहे होंगे, और यही काम यहाँ पर m2 से करवाना है जो कि वुमेन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैन होंगे तो मैन से मैन कैंसिल होंगे, बट वुमेन के यहाँ पे मैन से कैंसिल नहीं करवा सकते, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे T2 जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है, और ये भी सेम काम करेंगे तो काम से काम कट जाएगा, 33 से 33 कट जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा कि 8 मैन हमारे पास यहाँ पे 17 वुमेन के बराबर होंगे। अगर और लिखा आएगा तो और का मतलब ये आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से मैं आपको m बाय डब्ल्यू निकालने को बोलूंगा, वो आएगा 17/8, या फिर आप इसको रेशो में लिख सकते हैं m और w, वो आएगा मेरे पास 17:8, जो कि इसका डायरेक्ट आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जो ये रेशो आती है इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, जो कि 2019 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। क्लियर, तो ये एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 17 और 8। अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूं कि एक मैन की एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ पे 17 है, तो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 17 करेंगे तो इतनी एफिशिएंसी हो जाएगी। और 33 दिन अगर वो काम करेंगे, अगर वो 33 दिन काम करेंगे तो काम हमारे पास इतना होगा। क्यों, क्योंकि अगर एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो भी आपके पास वर्क आएगा, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क कितना रहा होगा फिर। और ये काम अभी यहाँ पे 12 मैन और 24 वुमेन से करवाना है, तो अगर एक मैन की एफिशिएंसी मेरे पास 17 है, तो 12 मैन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी प्लस 24 वुमेन, तो 24 वुमेन है और एक वुमेन की एफिशिएंसी अगर 8 है, तो 24 वुमेन की एफिशिएंसी हमारे पास इतनी हो जाएगी। आफ्टर मल्टीप्लाई ये हमारे पास यहाँ पे 396 आएगा। तो हमें पता है इस एफिशिएंसी से काम करवाना है कौन सा, ये वाला। तो आप सभी बच्चों को यही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे टाइम पूछ ले जाएगा तो आएगा वर्क बाय एफिशिएंसी। अब वर्क की बात कर लेते हैं, वो होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 33, और एफिशिएंसी इनकी कंबाइन आएगी यहाँ पे 396। बट एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 सच हाउसेस बोला गया है, तो यहाँ पे आपको ऐसे वाले 3 बार काम करने हैं, तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दी कैलकुलेशन ये 34 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कई बार स्टूडेंट को डाउट आता है, सर आपने ये जो टोटल वर्क निकाला है ना, ये सर आपने मैन से निकाल लिया, तो क्या वुमेन से निकालेंगे तो भी सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि और लिखा हुआ है तो वर्क हमेशा सेम रहेगा। क्लियर, और इस बात का खास ध्यान रखिए कि कई बार आपको 3 गुना 2 गुना ऐसे लिखा आएगा, तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसको ध्यान से पढ़ के आपने मार्क करना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता तो वर्क आपका सेम होता है, अगर लिखा हुआ है ट्वाइस थ्राइस यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 100, फाइंड द सम ऑफ ए मनी।
अगर आपको सिंपल और कंपाउंड के शॉर्टकट जानने हैं, फिरदौसी बैच में सारे करवाए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, वहां से आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो आपको ज्यादा उलझना नहीं पड़ता है। आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर बाय 100, तो जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.25, ये हमारे पास 0.25 वैल्यू जो होगी परसेंट में, ये हमारे पास जो होगा ये डिफरेंस ही होगा आपके पास, जो कि गिवन है। और हर क्वेश्चन का प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, क्योंकि सम को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 100% की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.25% मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर? तो परसेंट से परसेंट कटेगा और ये पॉइंट हटेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो और आएंगी। 25 आपका इससे कटेगा 4 बार, 4 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आपका प्रिंसिपल होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट पंगा ये हुआ कि सर ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे। 2 साल के लिए मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो आर का स्क्वायर बाय 100 ही होता है। इस बात को आप याद कर ले। तो 3 साल के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 3 साल के लिए आपको ट्री मेथड का रिवर्स फॉर्मेट आना चाहिए। 4 साल 5 साल के लिए आपको रिवर्स फॉर्मेट ट्री मेथड का ही आना चाहिए, बट वो पेपर में नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ 3 साल या 2 साल का आएगा। 2 साल के लिए डायरेक्ट करेंगे, 3 साल के लिए ट्री मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो कैलकुलेशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन काफी अच्छा गिवन है। शुरू करने से पहले ये भी आपके पास एक पोर्शन गिवन है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2√2 आपके पास है और यहाँ पे +√2 गिवन है। क्लियर? तो कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा है कि इसको वो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करते। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर √2 को x मान लूं, तो ये मेरे पास 2x + x है, तो क्या इसको 3x नहीं लिख सकते हम? तो ये चीज काफी बच्चों को मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे आप इनको डायरेक्ट ऐड करके लिख लो ना, यहाँ पे 3x, या फिर आप ऐसे लिख लो 3√2। तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बट फिर भी काफी बच्चे इसमें से रुक जाते हैं, तो ऐसी गलतियां ना करना, क्योंकि आप मैथ सीख रहे हो। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टैंडर्ड को समझे। ठीक है, √2 है तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3√2। और इस वाले पोर्शन को आप अगर रैशनलाइज करना जानते हैं, तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो सिंबल आपके पास यहाँ पे प्लस का है, इसको आप यहाँ पे नेगेटिव में ले जाएंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई के लिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पास डिनोमिनेटर का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा √2 माइनस यहाँ पे 2 था, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे, √2 + 2 डिवाइड बाय √2 + 2। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे √2 को कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं। अगर आप वैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू वाले या पंगे वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3√2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 2 - √2 और नीचे आएगा यहाँ पे देखो a का एक a + b a - b, दैट इज a² - b, विच मीन 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऑल्सो सेम सिमिलर यहाँ पे आएगा हमारे पास √2 + 2 और डिवाइड में आएगा यहाँ पे a + b a - b, तो हमारे पास यहाँ पे a² - b² आएगा। यहाँ पे आएगा हमारे पास 3√2। सिंप्लीफाई देखो, आपकी कैलकुलेशन में चाहता हूं कि आपको इतना सा पोर्शन तो आना चाहिए, जरूरी भी है, नेसेसरी भी है। और डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस का यहाँ पे आएगा 2, माइनस का हमारे पास पोर्शन यहाँ से ले जाएंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आएगा √2 + 2/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो आप सारे में से कुछ बच्चे इसको भी यहाँ पे गलत कर लेंगे, तो गलती वलती बिल्कुल ना करें। आप इसका यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 - 2 और यहाँ पे -√2 माइनस यहाँ पे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, √2 इसमें से माइनस होगा तो आंसर आएगा 2√2। और 2√2 के अंदर अगर मैं बात करूं, √2 की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, √2 की वैल्यू 1.4142 गिवन है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2.8282, तो आपके पास यहाँ पे सॉरी 84 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है, तो बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को लग सकता है नहीं सर हम इतने रैशनलाइज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट भी हो जाएगा, बट आपको रैशनलाइज मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बेसिक से करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पूरा सोल्यूशन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। An alloy contain copper, zinc and nickel in the ratio 5:3:2. The quantity of the nickel in kg that must be added in 100 kg of this alloy to have this new ratio 5:3:3. तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि निकल कितना ऐड होगा। सबसे पहले आप देखो कॉपर, जिंक और निकल की जो रेशियो है वो आपके पास है 5:3:2 और बाद में आपके पास गिवन है 5:3:3। तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ यहाँ पे निकल ही ऐड हुआ, कॉपर जिंक तो सेम ही है, तो यहाँ पे आप टोटल देखोगे तो कितना हो चुका है 10
और इस 10 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 100 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 आपके पास 100 है, तो अगर कब आएगा 10 का मल्टीपल होगा तो आ जाएगा। निकल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर ऐड हुआ है, अगर 10 की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, तो निकल हमारे पास 10 kg ऐड होगा। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। The ratio of the age of a Ram Rahim is 10 years ago is 1:3. The ratio of their age 5 year hence is 2:3. Then the ratio of their age present is, तो प्रेजेंट की रेशियो पूछी गई है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पर्सन है उनकी रेशियो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको यहाँ पे 1x/3x लिख सकते हैं। और ये 10 साल पहले है, 10 साल पहले ये था, और 5 साल के बाद इनकी रेशियो 2:3 हो जाएगी, तो यहाँ पे इनकी रेशियो 2:3 हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं अभी मान लो किसी पर्सन की एज 50 है, तो यहाँ पे 10 साल पहले 40 का होगा, उससे 5 साल बाद 55। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ का एज का डिफरेंस कितना आएगा, तो 15 साल का आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ से इस एज में आना है तो कितना रेशियो एज बढ़ाना पड़ेगा आपको, 15 साल का एज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 6x प्लस 30। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो वैल्यू आएगी 15 इज इक्वल टू 3x और 5 इज इक्वल टू x। आप हर एक बच्चे को ये याद होगा कि अगर मैं यहाँ पे 10 ईयर साल पहले की बात करूं, तो 10 साल पहले ही मैंने यहाँ पर इनको x की फॉर्मेट में माना था, तो x आपका यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। बट ये हमारे पास 10 साल पहले का है, तो रेशो उसने प्रेजेंट पूछी है, तो प्रेजेंट के लिए आपको 10 साल आगे आना पड़ेगा। तो 10 साल इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 साल का, 10 साल इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 साल का। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3:5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। 18 के 18 क्वेश्चन आपको मैंने प्रॉपरली बताए हैं, जो कि 2019 के पहले पेपर में है। आने वाले टाइम में इसके और भी पेपर वगैरह यहाँ पे एफकेड के ऐड कर दिए जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम भी यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। तो इस चैनल को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।